एक मिनट बाद शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम शुरू करेंगे। 1 to 10 हमने कर लिया था। पेपर आप ये देख रहे हैं कि ये पेपर है जून 9। ठीक है, पेपर 12। इसके बाद वेरिएंट आना शुरू हो गए थे। अब इसमें लिखा हुआ है a business sell some of its stock for 500 on credit to a customer। ठीक है, the stock originally cost $600। what is the effect of this transaction on the balance sheet। यानी बिजनेस जो एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है $500 का ऑन क्रेडिट टू अ कस्टमर, तो स्टॉक ओरिजिनल कॉस्ट है 600, यानी कॉस्ट 600 है और पेज और वो सेल कर रहा है 500 का। तो इसका मतलब है उसको लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 100 का। ठीक है, अगर 100 का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इंक्रीज लॉस डिक्रीज प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट जब डिक्रीज होगा तो कैपिटल रिड्यूस होगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से राइट ऑप्शन कौन सा है? ए क्यों है? ए क्यों है? आपकी आवाज सही नहीं आ रही, पीछे बैकग्राउंड पे आवाज है। आप बताएं ए क्यों है? क्योंकि दोनों डिक्रीज हो रहा है। नहीं, दोनों तो डिक्रीज हो रहे हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। ऑनर कैपिटल क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। करंट एसेट क्यों डिक्रीज जी, हो रहा है? ये करंट एसेट डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टॉक गया है। हाँ बिल्कुल, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जी, इसकी वजह से करंट एसेट डिक्रीज। चलिए, ये तो समझ में आ गया आपको। कंपनीज पॉलिसी is to depreciate its equipment by 30% annually using the reducing balance method। A piece of equipment which was 2 years old was sold for 6,000 and the profit on sale was 1590। What was the cost price of the equipment? इसका मतलब है कि हमें बैकवर्ड जाना पड़ेगा ना। The company's policy is to depreciate its equipment by 30% annually using the reducing balance method। A piece of equipment which was 2 years old was sold for 6,000 and profit on sale was 1,590। तो हमें 2 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट। ठीक है, जी, तो इसमें इन्होंने एक तो हमें सेल प्राइस दे दी 6,000 और इस पे प्रॉफिट हो रहा है 1,590। तो अब इसका मतलब ये हुआ हमें इसकी पहले नेट बुक वैल्यू निकालनी होगी ना।
क्या निकालनी होगी? नेटवर्क वैल्यू। ठीक है ना, क्योंकि नेटबुक वैल्यू क्यों निकालनी होगी? क्योंकि आपने सेल किया है 6000 का, ठीक है, और इस पे हो रहा है आपका प्रॉफिट, तो ये हो रहा है 1590। तो इसका मतलब प्रॉफिट जब होता है जब सेल प्राइस नेटबुक वैल्यू से ज़्यादा, जब सेल प्राइस नेटबुक वैल्यू से ज़्यादा, यानी जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट कब आता है? जब सेल प्राइस माइनस नेटबुक वैल्यू। ठीक है, सेल प्राइस तो ये 6000 है, ठीक है, नेटबुक वैल्यू एक्स हो गया, और प्रॉफिट है 1590। तो इसका मतलब 6000 में से 1590 माइनस करेंगे जी। तो आपके पास नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम देखते हैं 6000 माइनस 1950, तो 4050 नेटबुक वैल्यू। अच्छा, अब ये वो वैल्यू है जो आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर यस। 2 इयर्स आप, मतलब आपको क्या कहते हैं, यानी नेटबुक वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, इसका मतलब 2 साल पहले का हमें 2 साल का डेप्रिसिएशन इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा, तो कॉस्ट आ जाएगी, ऐसे ही है ना? जी। एक सेकंड। तो एक तरह से 30% 1 साल का है, 30% 2 साल का, तो ये बेसिकली नेटबुक वैल्यू इक्वल टू 40%, इक्वल टू 40%। अच्छा, तो एनुअल अगर हम बात करें नेटबुक वैल्यू की, नेटबुक वैल्यू इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। जी। अब इसमें नेटबुक वैल्यू हमारे पास आ गई 4050, 4410। 4410। अच्छा, एक जी। सेकंड, एक सेकंड, हमारा देखो 6000 माइनस 1590, अच्छा 4410, ठीक है, 4410, ठीक है। तो नेटबुक वैल्यू 4410 है, कॉस्ट इसमें एक्स है। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होगा इसमें से माइनस करेंगे 0 यानी ये होना चाहिए 0.3 ऑफ एक्स, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 0.6, एक सेकेंड।
ठीक है, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। Which expense is included in prime cost of manufacturing? तो प्राइम कॉस्ट आपको याद है? प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। तो अब बताएं इसमें से डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है या प्राइम कॉस्ट कौन सी है? ये इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? सी। सी ना? हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये भी फिक्स है पार्ट ए, ये भी फिक्स है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सुपरवाइजर वेजेस भी फिक्स होती है। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल अकॉर्डिंग टू, यानी जो भी पर यूनिट कॉस्ट होगी वो आपका वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, 14 को देखें जरा, इसका आंसर मुझे बताएं। इसका सी होगा।
ओके, इसका सी क्यों होगा? आपने क्या क्या कैलकुलेट किया है? ये पर विजिट का मतलब है, ये वो है वेरिएबल जी। कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स ओवरहेड ये फिक्स है। व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एज इट वुड अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट? तो ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाएगी ना। तो जी। कितने 6 + 5 कितना होता है? 11। 11, 11 + 4 15। ठीक है, 15 को मल्टीप्लाई करें 3000 से, 4500, 45,000, 45,000। उसका 20% ले। 9,000। अच्छा, 9000। अच्छा, बहरहाल ये वाला टॉपिक अभी आपके उस पर नहीं आएगा क्योंकि पहले आता था ना, ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है ना। तो 9000 आ गया ना। तो अब इसका राइट ऑप्शन डी है ना, ये 54,000। 45,000 में 9,000 प्रॉफिट ऐड करके फैक्ट्री वाले आगे वेयर हाउस भेज। ठीक है, लेकिन ये अब इस तरह का क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, ठीक है। बहरहाल ये जरा देखें, 15 को ट्राई करें सॉल्व करें। इसका ए है। इसका ए है? जी। नहीं, इसका ए नहीं है, इसका सी आ रहा है। इसको आप दोबारा चेक करें, मैं फिर आपको बताता हूँ। राइट ऑप्शन सी। 5,000 माइनस नहीं करेंगे? 5000 कौन सा है? हाँ। सैलरी माइनस हाँ, नहीं करेंगे? हाँ माइनस करेंगे ना सैलरी, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे ना, जो बचेगा वो पूछ रहे हैं ना। एंड बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट लॉस इज शेयर्ड बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर द नेट प्रॉफिट वाज 30,000। हाउ मच वाज क्रेडिट टू ईच पार्टनर फॉर द ईयर? समझ नहीं आ रहा है। एक सेकेंड। यानी अगर हम
देखें, इनका जो बिजनेस का प्रॉफिट जो है ना वो 5,000 30,000 कितना है 30,000। तो इसमें से एक्स को सैलरी मिल रही है 5,000 है ना, यहाँ मेंशन है। कहाँ गया ये रहा। तो 30,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे, पीछे रह जाएगा 25,000। अब आप 25,000 को डिवाइड करें यूजिंग 3:2 रेशो, ठीक है। तो 25,000 के हिसाब से एक्स को मिलेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 15,000। 25,000 में से 15,000 एक्स को मिलेगा और 10,000 वाई को मिलेगा। अच्छा, उसने पूछा है हाउ मच वाज क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर फॉर द ईयर। तो एक्स का एक तो क्रेडिट अमाउंट 15,000 हो रहा है जो उसको जा रहा है, और एक 5,000 हो रहा है, तो टोटल कितना बन गया 20,000 बन गया ना, समझ आए। तो 30,000 में से पहले माइनस कर देंगे 5,000, तो ये रेजिडुअल प्रॉफिट है। इनका रेशियो ये है 3:2, तो टोटल बनता है 5। तो इसको 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो एक्स का हमारे पास आ जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा, तो 15,000 में प्लस 5,000 करेंगे, ये इसका यानी टोटल गेन है एक्स का, तो ये बन गया 20,000, ठीक है। और बाकी वो 10,000 उसका आ गया वाई का, तो ये राइट ऑप्शन, ठीक है। समझ आ गया, एक सेकंड। अब आप 16 को ट्राई करें जरा। इसका भी होगा। जी फॉर बॉल, ये आपने आपने बी बोला है, ये या ये 2 to 8 वाला जो है। ये वाला ना, जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप 17 ट्राई करें। इसका सी है। अच्छा ये छोड़ दें, ये तो ये वाला देखिए।
इसका ए दोबारा बोले, क्या पूछा आपने? ए होगा इसका। 19 का, हाँ ए, बिल्कुल ठीक ठीक। कोविड-19 चेक करें। समझ नहीं आ रहा। देखें, इसमें कह रहा है अच्छा, डिविडेंड 300 है, इंक्रीज इन स्टॉक 200 है, ओवरहेड 400 है, परचेज 800 है। इफ द नेट प्रॉफिट परसेंटेज 20%, व्हाट इज द फिगर फॉर सेल? ठीक है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। अब 20 वाला करें, मैं आपको बताऊँ 20 वाला। तो बी 20 का है डी। देखें, वो कह रहा है शेयर होल्डर सेल्स सम ऑर्डिनरी शेयर फॉर मोर देन ही पेड फॉर देम। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कंपनी बैलेंस शीट? वो जो शेयर सेल कर रहा है ना, पर्सन ए से पर्सन बी के पास चलेंगे, सही है? तो अब जा रहे कंपनी के शेयर पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा।
कंपनी ने तो शेयर दे दिया, ए को दिए, ए ने आगे बी को दे दिए, बी ने आगे सी को दे दिए, तो कंपनी के शेयर वही रहेंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वही रहेगा। ठीक है। अब वो जो उसने सेल किया है, जितने का उसने परचेज किया था उससे ऊपर का, उससे ऊपर अमाउंट पे उसने सेल किया है, उससे भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका बेनिफिट वो पर्सन ले गया है। ठीक है ना। अगर उसने 100 रुपये का एक शेयर लिया और 150 का सेल कर दिया, तो 50 का बेनिफिट कंपनी को नहीं हुआ, उस पर्सन को हुआ। कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से उसको बेनिफिट हुआ, तो उसके शेयर प्रीमियम अकाउंट में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जब इंक्रीज होगा या इम्पैक्ट आएगा, या तो आप इशू कर रहे हैं या वापस परचेज कर रहे हैं। सही है, वापस परचेज कर रहे हैं इसका मतलब आप कैंसिल कर रहे हैं। और शेयर प्रीमियम अकाउंट कब इंक्रीज होता है, जब आप फेस वैल्यू से ऊपर अमाउंट पब्लिक से चार्ज करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। 21 को देखें जरा। नहीं आ रहा समझ में। तो देखें, ये कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द कंपनी हैज ऑथराइज्ड शेयर ऑफ कैपिटल 800,000। ऑथराइज शेयर को हम इग्नोर करते हैं, इस पर कोई वर्क ही नहीं। ठीक है, फेस वैल्यू है 0.25। इशूड शेयर पे हम वर्किंग करेंगे। इशूड शेयर उसके बाद पहले है 400,000, 0.25 उसकी फेस वैल्यू। तो आप 400,000 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो आपको शेयर कैपिटल मिल जाए। करके बताएं। 0.25 से करना है ना? जी, 100,000। यानी आपके पास शेयर कैपिटल है 100,000। ठीक है, फिर ये कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मेक अ फर्दर इशू ऑफ 200,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 5.60। ठीक है, तो अभी जो आपने शेयर इशू किए हैं वो 0.6 पे किए हैं, और आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द बैलेंस ऑन द शेयर कैपिटल। और मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे इशू होता है। अब 0.25 से ऊपर जो आपका अमाउंट मिल रहा है वो कहाँ जाएगा, शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, और उसका तो पूछ ही नहीं रहा, वो पूछ रहे शेयर कैपिटल। तो अब आप 200,000 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें,
50,000. तो 100,000 आपको पहले का पड़ा हुआ था, है ना? जी. 50,000 ये आ गया, दोनों ऐड करें कितना आएगा? 150,000. तो ये राइट ऑप्शन। ये डॉलर Okay. लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डॉलर। और वो सिर्फ पूछ रहे शेयर कैपिटल अकाउंट। 0.25 से ऊपर आपको 0.35 मिल रहा है, वो शेयर प्रीमियम में जाएगा, और उसके बारे में हमसे नहीं पूछ रहा वो। ठीक है. ठीक है। हाँ, इसको देखें, रेशियो है। इसका ए. बी है। ठीक है, करंट रेशियो कैलकुलेट करना। करंट एसेट में क्या क्या आएगा? कैश आएगा, जी. एक तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये 4 आइटम, इनका टोटल कर रहे हैं। 600, 4500, 51,800 और 24,200। 77,000. ये लिख लें कहीं पे, 77,000। जी. ठीक है, ठीक है। अब ये ऊपर आ जाएगा। अब आप ये करंट लायबिलिटी में ये आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे, जी. और ये ट्रेड क्रेडिटर। हाँ, इन तीनों को ऐड करें। $36,000. 36,000 जी. करंट रेशियो है, तो ये तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी। अच्छा, 36,000 में 12,000 ऐड कर लेते हैं, देखते हैं इसमें।
इसका राइट ऑप्शन है बी 1.85:1। एक सेकेंड, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। अब करंट एस्टिमेट गलत आ रहा है, 81,100 है नहीं, 81,100 है, ठीक है। अच्छा, अब वो मैं देख लेता हूँ। एक सेकेंड होल्ड कीजिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ये मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अब आप 23 देखे ना। इसका डी है। हाँ ठीक है, 24 देखें।
इसका ए है। दोबारा बोले कौन सा है? ए 24 का बी है। ये कह रहा है अ बिजनेस हैज अ डेटर टर्नओवर पीरियड ऑफ 40 डेज बेस्ड ऑन ईयर एंड डेटा, एनुअल सेल्स आर 180। अच्छा, इसमें ना क्रेडिट सेल आपको निकालनी है। तो 180,000 का 87% क्रेडिट सेल है, और ये जो डेटर टर्नओवर निकलता है ये डेटर ओवर क्रेडिट सेल होगा इनटू 340 360। तो फार्मूला होता है डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल इनटू ये जो दिया होगा क्या आ गया 360 डे। आप क्रेडिट जो सेल दी हुई उसका 87% निकालें और डेटर को उससे डिवाइड करें। डेटर है आपका अच्छा, इसमें डेटर फाइंड करना है, ठीक है? क्या फाइंड करना है? हाँ, डेटर टर्नओवर इक्वल डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू 360। तो डेटर टर्नओवर आपको दिया हुआ है 40। कितना दिया हुआ है? ये 40। तो आप डेटर का अमाउंट निकाल लें, ऊपर आएगा। अब क्रेडिट सेल का अमाउंट निकाल के 40 से मल्टीप्लाई करें, 360 से डिवाइड करें। देखिए क्या है। क्रेडिट सेल क्या है? तो 180,000 का 87% निकालेंगे ना, जीरो कितनी आ गई? 156600। 1566। हाँ ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, ये आएगा 6264,000। इसको आपने डिवाइड कर देना है 360 से, तो 17,400। हाँ, ये राइट ऑप्शन आ गया ना, ये रहा। आ गया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट देखें 25। समझता हूँ।
देखें इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिविडेंड यील्ड का फार्मूला क्या है। डिविडेंड यील्ड का फार्मूला याद है आपको? Number of issued shares into dividend per share. डिविडेंड यील्ड का ये फार्मूला मैं लिखता हूँ। डिविडेंड यील्ड का फार्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ठीक है, अब आपके पास डिविडेंड पर शेयर नहीं है। अब डिविडेंड पर शेयर कैसे होगा? डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर कैसे आएगा इसमें? डिविडेंड पेड जो डिविडेंड पेड है उसको आपने डिवाइड कर देना नंबर ऑफ इशूड शेयर से, नंबर ऑफ। तो डिविडेंड पेड कितना है? 9600, सही है। और नंबर ऑफ इशूड शेयर है 240,000। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 9600 को नंबर ऑफ इशूड शेयर से तो आएगा 0.04, 0.04, ये आपका डिविडेंड पर शेयर है। तो 0.04 ऊपर आ जाएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर ये दिया हुआ है 3.20, इससे आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो 0.04 को जब हम डिवाइड करेंगे 3.2 से तो ये आ जाएगा 0.0125, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से तो ये 1.25 आएगा। समझ आया? 0.04 को 3.2 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले रेशियो वाले आपने याद करना शुरू करते हैं, ये भी आ जाएंगे प्रैक्टिस में, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। 26 बताएं क्या होगा? Margin of safety. हाँ बिल्कुल ठीक है। अब 27 देखें। B. नहीं, ये सी होगा ना, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। वो कह रहा है क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ये जरा ट्राई करें 28। A. ठीक है, 29 देखें।
कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जैसे निकालेंगे। अच्छा, ये बिजनेस कह रहे हैं, बिजनेस है, एक सेकेंड, देखें, कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो का मतलब क्या है, यानी कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड किया जा रहा है, किससे डिवाइड किया जा रहा है, सेल्स। ओके। यानी पहले तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन रेशियो का मतलब है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर, ऐसे ही। अच्छा, और कंट्रीब्यूशन सेल रेशियो 40% दिया हुआ है ना, इसको मैं 40/100 लिख सकता हूँ, ठीक है, ये मैंने सी आर की जगह लिखा, ये इक्वल है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे फाइंड करना है, तो वो तो ऐसे ही आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25 दिया हुआ है, ये 25 इधर, अब 40 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, अच्छा, क्या आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना, तो 10 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, ठीक है, यानी ये आ गया। अब ये मांग रहा व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, बी एक बी हाँ, राइट ऑप्शन बी है ना, अब हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 10,000 आ जाए, सही है, ये लास्ट वाला फटाफट करेंगे, ये हो जाएगा, समझा दूँ, कि अंडर अब्जॉर्ब ओवर अब्जॉर्ब के क्वेश्चन जब भी आए, सबसे पहला स्टेप ये कि आपने OAR कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना है, OAR का फार्मूला होता है बजटेड ओवरहेड और बजटेड, इस केस में ना यूनिट प्रोड्यूस, अच्छा, इस क्वेश्चन में OAR ऑलरेडी कैलकुलेट है, वो ये रहा, सही है ना, बजटेड ओवरहेड 268,000 है, डिवाइड बाय बजटेड यूनिट या मशीन आवर जो भी है 122,000, तो ये आ जाएगा 2.2, पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप क्या है, OAR आपने कैलकुलेट करना, ठीक है, दूसरा स्टेप है ओवरहेड रिकवर्ड आपने फाइंड करना, ओवरहेड
रिकवर्ड या एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। हम्म, इसका फार्मूला था OAR इंटू एक्चुअल यूनिट या आवर। अब इस केस में OAR दिया हुआ 2.2 और ये एक्चुअल है, एक्चुअल आवर 116,000। ये फाइंड कर ले, 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 116,000। ये आएगा 255,200। 2000 हाँ 255 255,200 ये ओवर रिकवर्ड आ। अच्छा एक्चुअल ओवरहेड आपकी ये है, सही है। अब ओवर या अंडर, इसमें क्या होता है, एक्चुअल ओवरहेड माइनस ओवरहेड रिकवर्ड। एक्चुअल ओवरहेड है 261,000 माइनस रिकवर्ड कितना है 255,200। तो फिर एक्चुअल ज़्यादा है, रिकवर्ड कम है, तो ये क्या होगा, अंडर अब्जॉर्ब। फिर डिफरेंस आएगा 5800 है, ठीक है। आप ये माइनस कर लेना, 261,000 माइनस 5800। एक्चुअल ज़्यादा है, जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो ओवर रिकवर्ड से तो अंडर अब्जॉर्ब हो, अंडर अब्जॉर्ब से कॉस्ट इंक्रीज है। 5800 हाँ 5800, देखिए दोनों, ये दोनों सही है, लेकिन एक ओवर है एक अंडर है। अमाउंट तो दोनों का एक ही है, लेकिन और डिसाइड करना है कौन सा सही है। अंडर इसलिए कि आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर ओवर रिकवर्ड से ज़्यादा है, सही है। जी अच्छा यही रिवर्स हो जाता है कि अगर एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन से ज़्यादा हो तो वो ओवर अब्जॉर्ब होता है, सही है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट। अब वो जो रह गए 2-3 क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़। है।